नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की बात करने वाले हैं जो किसी भी हॉलीवुड एक्शन फिल्म को भी पीछे छोड़ दे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अचूक सटीकता, तेज रफ्तार और अकल्पनीय साहस की एक जीती जागती मिसाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। 4000 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। जरा सोचिए, दुश्मन देश की सीमा के एकदम अंदर, बिना किसी स्थानीय सपोर्ट के, रडार की नजरों से बचते हुए 100 से ज्यादा बंदूकों को सुरक्षित वापस लाना, ये किसी भी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट के लिए एक बुरे सपने जैसा था। एक छोटी सी भी गलती और पूरा मिशन खत्म। ये कोई आम रेस्क्यू नहीं था। तो आइए देखते हैं एक्ट 1 संकट। कैसे एयर फ्रांस फ्लाइट 139 का अपहरण हुआ। ये सब शुरू हुआ 27 जून 1976 को। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 सुबह 8:59 पर तेल अवीव से टेक ऑफ करती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह 11:30 पर एथेंस के स्टॉप पर एक बहुत बड़ी चूक हो गई। एथेंस एयरपोर्ट की सुरक्षा उस दिन सच में राम भरोसे थी। ना तो मेटल डिटेक्टर काम कर रहा था और ना ही कोई एक्सरे स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था। इसका फायदा उठाकर 4 लोग भारी हथियारों और ग्रेनेड के साथ प्लेन में चढ़ गए। दोपहर 12:08 पर कॉकपिट हाईजैक हो जाता है और फिर लीबिया से होते हुए 29 जून को ये प्लेन युगांडा के एंटेबे पहुंचता है। अब देखिए, ये हाईजैकर्स आखिर थे कौन? यहाँ एक बहुत ही अजीब सा गठबंधन देखने को मिला। एक तरफ थे पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PFPL के लोग जो फिलिस्तीन की आज़ादी चाहते थे, और दूसरी तरफ थे जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल्स के सदस्य जिनका मकसद पश्चिमी देशों के दबाव का विरोध करना था। दोनों की विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन लक्ष्य एक ही था, दुनिया भर की जेलों में, खासकर इजराइल में बंद अपने साथियों को आज़ाद करवाना। जब ये प्लेन युगांडा पहुंचा तो वहां का नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। युगांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति ईदी अमीन की निगरानी में बंदूकों को पुराने टर्मिनल में ले जाया गया और वहां एक बहुत ही खौफनाक काम किया गया। उन्होंने यहूदी और इजरायली यात्रियों को बाकी सभी यात्रियों से पूरी तरह अलग कर दिया, एक दूसरे हॉल में। ईदी अमीन बाहर से तो बीच बचाव करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी सेना हाईजैकर्स के साथ खड़ी थी। डर और दहशत का माहौल अपने चरम पर था। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक्ट 2 दुविधा, अंटेबे का अल्टीमेटम और खारिज की गई योजनाएं। अब हाईजैकर्स ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। उनकी मांगें एकदम साफ थीं। दुनिया भर से 53 कैदियों की रिहाई और $5 मिलियन नकद। और इसके साथ उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी, 1 जुलाई दोपहर 2 बजे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी बंदूकों को मार दिया जाएगा। अब सोचिए, इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्साक राबिन पर देश की जनता का कितना भारी दबाव रहा होगा। लेकिन दूसरी ओर रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस का साफ कहना था कि अगर हम आज आतंकवादियों के सामने झुक गए तो कल ऐसे और भी खतरे सामने आएंगे। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। इस भारी टेंशन के बीच बैक चैनल कूटनीति भी चल रही थी और यहाँ एक बहुत ही अजीब वाकया सामने आया। एक रिटायर्ड इजरायली अधिकारी थे जो ईदी अमीन के पुराने दोस्त रह चुके थे। उन्होंने फ़ोन पर ईदी अमीन को मनाने की भरपूर कोशिश की। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने अमीन को नोबेल शांति पुरस्कार का लालच दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर वो बंधकों को बचा लेते हैं तो दुनिया उन्हें हीरो मानेगी। लेकिन अमीन ने ये बात नहीं मानी और कूटनीति के सारे रास्ते लगभग बंद हो गए। खैर, जब बातचीत से हल नहीं निकला तो मिलिट्री के सामने 3 अलग-अलग रेस्क्यू प्लान रखे गए। पहला, नेवी के कमांडोज पास ही मौजूद लेक विक्टोरिया के रास्ते वहां पहुंचेंगे। दूसरा, पैराट्रूपर्स को ऊपर से आसमान से ड्रॉप किया जाएगा। और तीसरा, कमांडोज को एक आम पैसेंजर प्लेन के अंदर छिपाकर पास के एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। लेकिन मिलिट्री के टॉप अधिकारियों ने इन तीनों ही प्लान्स को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी एंट्री तो ठीक थी, लेकिन बाहर निकलने का यानी एग्जिट का कोई पक्का प्लान नहीं था। ये योजनाएं इस भरोसे पर टिकी थीं कि ऑपरेशन के बाद ईदी अमीन उनकी मदद करेंगे, जो कि नामुमकिन था। और हाँ, जो लेक विक्टोरिया वाला प्लान था ना, उसमें एक बहुत बड़ी चूक थी। किसी ने भी झील में मौजूद विशाल और खतरनाक मगरमच्छों के बारे में तो सोचा ही नहीं था। जाहिर है, हमें एक ऐसा सटीक प्लान चाहिए था जो किसी दूसरे देश के रहमो करम पर बिल्कुल निर्भर ना हो। और फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसने पासा ही पलट दिया। हाईजैकर्स ने कुछ गैर इजरायली यात्रियों को रिहा करके पेरिस भेज दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने पेरिस जाकर तुरंत उनसे पूछताछ की। उन यात्रियों ने हाईजैकर्स की संख्या, उनके हथियार और उनकी पूरी दिनचर्या का सटीक ब्यौरा दे दिया।
और सोने पे सुहागा ये रहा कि जिस एंटेबल टर्मिनल में बंदूकों को रखा गया था उसे सालों पहले एक इजरायली कंपनी सोलेल बोने ने ही बनाया था। कंपनी ने तुरंत उस बिल्डिंग के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट सौंप दिए और रातों रात मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए उस टर्मिनल का एक हूबहू मॉडल तैयार कर लिया गया। और अब बारी थी असली एक्शन की। एक्ट 3 चरम सीमा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट का बिजली की गति से निष्पादन। तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस पूरे मिशन की जान थी रफ्तार। इजरायली कमांडोज किसी को कानों कान खबर हुए बिना सीक्रेट तरीके से युगांडा की ओर निकल पड़े। 4 विशाल C-130 हरक्यूलिस विमानों को लाल सागर और अफ्रीका के ऊपर से बेहद नीची उड़ान भरते हुए ले जाया गया ताकि रडार उन्हें पकड़ न सकें। हर प्लेन का अपना एक खास काम था। पहले प्लेन में योनी नेतान्याहू की अगुवाई में मुख्य असॉल्ट टीम थी। दूसरे में नए टर्मिनल को सुरक्षित करने के लिए बैकअप फोर्स थी। तीसरे में युगांडा के फाइटर जेट्स को तबाह करने वाले रिजर्व पैराट्रूपर्स थे और चौथे प्लेन में मेडिकल टीम के साथ साथ पोर्टेबल फ्यूल पंप की व्यवस्था की गई थी। जमीन पर उतरने के बाद एक बहुत ही गजब का सिनेमाई धोखा प्लान किया गया था जो लगभग एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गया। कमांडोज ने एक नकली काफिला तैयार किया था, बिल्कुल ईदी अमीन की गाड़ियों जैसा। एक काली मर्सिडीज और पीछे कुछ लैंड रोवर्स, झंडे और नंबर प्लेट तक एकदम सेम। प्लान था कि गार्ड्स को लगेगा खुद अमीन आए हैं और वो सीला टर्मिनल के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी खुफिया जानकारी छूट गई थी। ईदी अमीन ने अभी हाल ही में एक नई सफेद मर्सिडीज खरीदी थी और आजकल उसी में घूम रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। टर्मिनल से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर युगांडा के गार्ड्स ने इस काली मर्सिडीज को रोक लिया। उन्हें पक्का शक हो गया था। खतरे को भांपते हुए एक कमांडो ने साइलेंसर लगी बंदूक से एक गार्ड को ढेर कर दिया। लेकिन तभी पीछे वाली गाड़ी से एक दूसरे कमांडो ने हड़बड़ी में बिना साइलेंसर वाली बंदूक चला दी। उस एक गोली की तेज आवाज से पूरे रनवे पर हड़कंप मच गया। अब छिपाने को कुछ भी नहीं बचा था। मिशन का पर्दाफाश हो चुका था। कमांडोज को वहीं गाड़ियां छोड़नी पड़ी और सीधे गोलियों की बौछार के बीच टर्मिनल की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। अब इस नंबर को देखिए, 53, सिर्फ 53 मिनट। जमीन पर इस पूरे ऑपरेशन में बस इतना ही वक्त लगा। जैसे ही कमांडोज ने हॉल के अंदर कदम रखा, उन्होंने अंग्रेजी और हिब्रू में जोर से चिल्लाकर कहा, नीचे लेटे रहो। सब कुछ इतनी बिजली की रफ्तार से हुआ कि उन आतंकवादियों को संभलने और पलटवार करने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन इस बिजली की रफ्तार वाले ऑपरेशन की कीमत भी चुकानी पड़ी। वहां हुई भीषण गोलीबारी में सभी 7 हाईजैकर्स मारे गए। युगांडा के 45 सैनिक भी मारे गए और उनके 11 फाइटर जेट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। पर दोस्तों, जीत कभी बिना नुकसान के नहीं आती। क्रॉसफायर में 3 निर्दोष बंधकों की भी जान चली गई, जिनमें से एक बंधक तो गलती से तब मारा गया जब वो हिदायत के बावजूद घबराहट में अचानक खड़ा हो गया था। और सबसे बड़ा झटका, इस पूरे हमले को लीड कर रहे कमांडर योनी नेतन्याहू को एंट्री गेट पर ही गोली लग गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ऑपरेशन पूरा हो चुका था। आइए देखते हैं इसके परिणाम। विरासत और अनसुलझी त्रासदी। बाकी बचे सभी बंधकों को तुरंत प्लेन में बिठाया गया और केनिया के रास्ते इजराइल वापस ले आया गया। पूरा देश जश्न मना रहा था। लेकिन इस जश्न के बीच एक खामोश और दर्दनाक त्रासदी भी थी। डोरा बलोच नाम के एक बंधक, जिन्हें तबीयत खराब होने के चलते युगांडा के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वो वहीं छूट गई थी। जब रेस्क्यू के बाद ईदी अमीन को इस बात की भनक लगी तो उसने बौखलाहट और गुस्से में आदेश देकर उस निहत्ती महिला की बेरहमी से हत्या करवा दी। ये इस साहसिक ऑपरेशन का वो कड़वा सच है जो आज भी दिल दहला देता है। अंत में ये पूरा वाकया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। महज 53 मिनट का एक ऑपरेशन किस तरह इतिहास के पन्नों में गूंजकर किसी राष्ट्र का भविष्य तय कर सकता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, इसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। शहीद कमांडर योनी नेतान्याहू के सम्मान में इस मिशन का नाम बदलकर ऑपरेशन यूनातन रख दिया गया और वो हमेशा के लिए एक नेशनल हीरो बन गए। उनकी शहादत ने उनके छोटे भाई बेंजामिन नेतान्याहू के राजनीतिक उदय में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो आगे चलकर इजराइल के प्रधानमंत्री बने। इतिहास की ये कड़ियां किस तरह आपस में जुड़ी होती हैं, ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी गहराई से समझ आई होगी।